सुप्रभात बच्चों। आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लें, फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जितना जल्द से जल्द हो आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लें। तो आइए, कल मैंने आपको बताया था ये समास को पहचानने का सरल से सरल तरीका। लेकिन मैंने ये भी कहा था ये परिभाषा आपको परीक्षा में काम नहीं आएगा। ये सिर्फ आपके समझने के लिए और सार्वनामिक शब्दों को, ये सामासिक शब्दों को समझने के लिए आपको ये जरूरी चीज़ है। ये एक प्रकार का ट्रिक है। अब मैं आपको किताब से समास की ओर ले चलता हूँ। तो समास के बारे में जानते ही होइएगा। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। इसके जो भेद होते हैं, उस भेद में पहला भेद अव्ययभाव होता है, लेकिन मैं पहला भेद तत्पुरुष से शुरू करता हूँ। तत्पुरुष का न्याय बहुव्रीहि द्विगु द्वंद्व अव्ययभाव नैश। ये सर्वप्रथम मैं आपको तत्पुरुष समास से शुरू करता हूँ। मैंने तो आपको बताया कि तत्पुरुष समास वैसा समासिक शब्द जिसको तोड़ने पर, खंडित करने पर, विग्रह करने पर बीच में कारक की विभक्ति आ जाए। लेकिन पुस्तक के हिसाब से पुस्तक की परिभाषा ये है कि वैसा सामासिक शब्द जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जैसे राजकन्या, राज ये राजकन्या जो हुआ, इसमें दो पद हैं। एक हो गया राज, एक हो गया कन्या। तो इस दोनों पदों में अंतिम पद हो गया कन्या और पूर्व पद हो गया राज। किसकी कन्या? राज्य की कन्या, राजकन्या। राज की कन्या, राजकन्या। तो इसमें प्रधान कौन है? कन्या प्रधान है। ये अंतिम पद है, ये पूर्व पद कहलाता है, ये उत्तम पद कहलाता है। तो जिस सामासिक शब्द का उत्तम पद या अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये भी कोई भारी परिभाषा नहीं है। जैसे गंगा जल,
जल। तो गंगा जल में दो पद यहाँ हैं, पहला पद है गंगा और दूसरा पद है जल। पहला पद है गंगा और दूसरा पद है जल। तो ये हो गया गंगा जल। दोनों पदों को मिलाने पर हो गया गंगा जल। और मैंने आपको कब बतलाया था, इसका विग्रह कीजिए, बीच में कारक की विभक्ति का आएगा, गंगा का जल, गंगा जल। लेकिन किताब की भाषा में है कि जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो, उत्तम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो प्रधान आपको इसमें कौन लग रहा है? जल। जल कहाँ की? कहाँ का जल? तो गंगा का जल। जल कहाँ का? गंगा का। इसीलिए ये हो गया गंगा जल तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजपुत्र, ये देखिए पहला पद हो गया और ये हो गया दूसरा। राज राजा, पुत्र बेटा, राजपुत्र। और इसी राजपुत्र को लोग अपभ्रंश में बोलता है रजपूत, रजपूत, है कि नहीं? तो उसका फिर अर्थ बदल जाएगा, अर्थ हो जाएगा रज माने धोबी, पुत्र माने बेटा। कहाँ राजा का बेटा को आप धोबी का बेटा बना दीजिएगा, तो ये गलत बात होगी। इसीलिए शुद्ध शब्द का प्रयोग होना चाहिए। राजपुत्र, राजा का पुत्र। पुत्र किसका? राजा का। तो ऐसे सामासिक शब्द जिसका अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। शायद आप लोग समझ गए होइएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं? इसकी एक और परिभाषा है, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। राजा विशेषण हो गया और कन्या जो है सो विशेष्य हो गया। इसकी दो परिभाषा है। एक परिभाषा इसकी ये है कि जिस सामासिक शब्द का पहला पद, जिस सामासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और किताब की ही एक और परिभाषा है इसकी कि जिस सामासिक शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। कन्या किसकी? राजा की। जल किसका? गंगा का। पुत्र किसका? राजा का। तो शुरू वाला शब्द जो है विशेषण हुआ और ये विशेष्य हुआ। एक पहचान का ये भी नियम है। तत्पुरुष समास शायद आप भली भांति समझ गए होइएगा। अब दूसरा है कर्मधारय। कर्मधारय समास
आप लौट के जरा आ जाओ। कर्मधारक के ऊपर जब मैंने तुम्हें कहा था कि जिस सामासिक शब्द को विग्रह करने पर है जो का प्रयोग, है जो का उच्चारण उसमें स्वतः है जो उसमें उत्पन्न हो जाए तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कितना आसान तरीका बतलाए थे, लेकिन तुम्हारे किताब के अनुसार जिस तत्पुरुष समास के, चूंकि तत्पुरुष से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, जान लीजिए कर्मधारय की उत्पत्ति तत्पुरुष से हुई है, तो जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष और विशेषण का भाव प्रकट हो, विशेष और विशेषण का भाव परिलक्षित हो, लक्षित हो, आभास हो, तो वैसे सामासिक शब्द को हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्ता कारक के भी हों और लिंग वचन में समान हो, तो इसमें जो है सो इस किताब की परिभाषा को आप शायद सही से नहीं समझे। विशेषण पूर्व पद अर्थात इसका पहला पद तो विशेषण होता है। पीत पीतांबर पहला पद विशेषण हो। अंबर माने वस्त्र होता है, एक अंबर माने आकाश होता है, एक अंबर माने वस्त्र होता है। तो पीत अंबर, पीला हो अंबर जिसका, पीतांबर। परमेश्वर, परम ईश्वर परमेश्वर। नीली गाय, नील गाय, ये सब जो हम आपको बोल रहे हैं, पीतांबर, परमेश्वर, नीलगाय, ये सब का पहला पद विशेषण होता है। तो कर्मधारय समास में भी पहला पद विशेषण ही होता है। तो ऐसे पद जैसे महावीर, वीरों में वीर,
महान है जो वीर, महान विशेषण हो गया। तो जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसके बाद आगे आइए द्विगु समास। तो जिस कर्मधारय समास का पहला पद पूर्व पद संख्यावाची हो, मैं भी अपनी परिभाषा में तुमको यही कहा था कि जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाची होता है ना, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान द्विगु के दो उदाहरण हैं। अच्छा, छोड़िए इन बातों को। दो पहाड़, दो संख्या है ना, तो दो पहाड़ हो गया द्विगु। पंच तत्व, पंच माने पांच हो गया, पंच तत्व हो गया द्विगु समास। दुसुत्ति, दो श्रुति, दो संख्यावाची हो गया। तो ये हो गया आपको द्विगु समास। तो द्विगु समास को समझना बिल्कुल आसान है, द्विगु समास को समझना बिल्कुल आसान है। इसका पूर्व पद संख्यावाची हो। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। ये भी मैंने भी कहा था कि जो अपना मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है उसे द्विगु समास कहते हैं, ये बहुव्रीहि कहते हैं। और आपके बुक में भी यही बात है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो दोनों की करीब करीब परिभाषा एक ही है। ये थोड़ा किताब वाला रिफाइन है, मेरा वाला थोड़ा मोटा मोटी है, लेकिन सरल वही है कि जब कोई अपना मूल अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर में पेट, तो लंबोदर कहने से गणेश का बोध होता है। चक्रपाणि, पाणि मतलब हाथ होता है, चक्र माने चक्र, सुदर्शन चक्र किसके हाथ में है? तो विष्णु के हाथ में है। तो चक्रपाणि कहने से विष्णु का बोध होता है। बीना पाणि कहने से सरस्वती का बोध होता है कि नहीं? भूतनाथ कहने से महादेव का बोध होता है। दशानन कहने से रावण का बोध होता है। अब एक प्रश्न है कि दशानन में तो शुरू में 10 है, 10 हो आनन जिसके दशानन। तो 10 हम तो आपको बताएं कि जिसका शुरू वाला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है। तो क्या ये द्विगु समास नहीं होगा? द्विगु समास होगा, लेकिन दशानन ज्यादा पॉपुलर है बहुव्रीहि से ही। दशानन अर्थात रावण, ये समास में ज्यादा पॉपुलर है बहुव्रीहि समास में से ही। यद्यपि ये द्विगु समास भी होगा, इसे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर है ये क्या कहें
बहुव्रीहि समास से। तो ठीक है, आज मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ। कुछ समास और हैं जो मैं आपको अगले दिन पढ़ाऊँगा। एक दिन में उतना ही वर्डन दिया जाना चाहिए बच्चे को कि जितना कि वो आसानी से बोझ सह ले। और एक ही दिन में हम पूरा रामायण पढ़ा दें और कल होकर के पूछे, अच्छा बताओ जी बच्चा, सीता किनकी पत्नी थी? तो वो उसको मुंह देखेगा, वो उसका मुंह देखेगा, वो उसका मुंह देखेगा। ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। थोड़ा पढ़ो लेकिन बिल्कुल समझ लो, वही पढ़ाई अच्छी होती है। एक दिन में तो हम बहुत चीज़ पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ब्रेक लगा लगा करके पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को समझना भी तो चाहिए ना। तो ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं एंड करता हूँ। कल पुनः आपसे मुलाकात हमारी होगी। तब तक के लिए आप कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, मास्क अवश्य लगाइएगा और कोशिश यही कीजिएगा कि कोई भीड़ भड़क्का वाली जगह में न जाएं। और अभी पढ़ने का बहुत अच्छा अवसर है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन में भी रहिए, घर के अंदर रहिए, पढ़ाई कीजिए। आपको इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? ठीक है, जय हिंद, जय भारत।